In this audio note, we are going to talk about anxiety disorders, types of anxiety disorders, phobias के बारे में भी हम बात करेंगे और लेट अस स्टार्ट कि एंग्जाइटी होती क्या है। देखिए, हम अपनी जनरल लाइफ में ये टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि वी आर फीलिंग वेरी मच एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फील हो रही है। जब हम किसी चीज़ की उलझन में होते हैं तब हम ये टर्म यूज़ करते हैं कि हमें एंग्जाइटी हो रही है। मीन्स वी आर इन अ कन्फ्यूज स्टेट, जो काम हम करना चाहते हैं वो हम कर नहीं पा रहे हैं या हमसे हो नहीं रहा है। ठीक है, तो एंग्जाइटी एक ऐसी सिचुएशन होती है जो हमारे फिज़िकल, हमारी मेंटल, हमारी डिफरेंट स्टेट्स को एक कह सकते हैं कि पजल्ड सी सिचुएशन को दिखाता है। एंग्जाइटी अराइज कैसे होती है, कैसे एंग्जाइटी हमारी बॉडी में डेवलप हो जाती है? जब किसी भी सिचुएशन में हम फेलियर को फील करते हैं। ऑब्वियसली ये चीज़ तो क्लियर है कि एंग्जाइटी पॉजिटिविटी को तो नहीं दिखाती, राइट? ये एक नेगेटिव सिचुएशन है, एक डिसऑर्डर है, और डिसऑर्डर की एक बहुत बेसिक चीज़ है। एंग्जाइटी एक ऐसा इशू है जो बहुत सारे सीरियस डिसऑर्डर्स का एक सिम्टम होता है। यहाँ पर जब हम पढ़ रहे हैं तो हम एंग्जाइटी को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की तरह से पढ़ रहे हैं, बट जैसे जैसे हम आगे चलेंगे तो हमें फील होगा कि एंग्जाइटी तो कोई बड़ी चीज़ है ही नहीं। और वैसे भी हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी सिचुएशन में जब स्टक हो जाते हैं, निकल नहीं पाते हैं, तो हम कहते हैं कि मुझे बहुत एंग्जाइटी हो रही है, इस सिचुएशन से एंग्जाइटी हो रही है, इस पर्सन से एंग्जाइटी हो रही है। तो एंग्जाइटी बेसिकली क्या है? हम ये कह सकते हैं, व्हाट आई वाज गोइंग टू टेल यू इन बिटवीन आई स्टॉप्ड, कि एंग्जाइटी तब अराइज होती है, एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें हमारी बॉडी, हमारी मेंटल स्टेट, हमारी इमोशनल स्टेट रिटेलिएट करती है अगेंस्ट अ सिचुएशन, कि हम किसी सिचुएशन से बहुत परेशान हैं, स्ट्रेस्ड हैं। अब वो स्ट्रेस बढ़ने लगता है। आपने पढ़ा है ना कि स्ट्रेस जो होता है वो दो टाइप का होता है, यू स्ट्रेस या डिस्ट्रेस। यू स्ट्रेस तो क्या है? यू स्ट्रेस तो ख़त्म ही हो जाता है, सिचुएशन को सॉल्व कर देता है, तभी यू स्ट्रेस रहता है। डिस्ट्रेस वो होता है जो आगे बढ़ता है, जिसमें हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, राइट? तो जब हम डिस्ट्रेस की सिचुएशन में और आगे बढ़ते जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रही है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट रिएक्शन देने शुरू कर देती है कि हम सिक फील करते हैं, हम टायर्ड फील करते हैं, हमारी बॉडी कभी शिवरिंग भी होने लगती है। अच्छा, एंग्जाइटी में क्या होता है, एक हमेशा ज़रूरी नहीं है कि एक लॉन्गर स्टेट तक ही रहे तो एंग्जाइटी रहे। कभी कभी हमें शुरुआत से एंग्जाइटी फील होने लगती है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब हम स्ट्रेस को कोप नहीं कर पाते तो एंग्जाइटी अराइज होती है। ये भी चीज़ समझने वाली है कि हम कहते हैं ना कि मैं उस सिचुएशन में स्टक हो गया या स्टक हो गई और मुझे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होने लगी, तो बहुत लंबा देर तो हम नहीं रहे, बट फिर भी हमें एंग्जाइटी फील हो रही है। इसका मतलब ये हो गया, हम उस सिचुएशन के अगेंस्ट फाइट नहीं कर पा रहे हैं, उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट में रिएक्शंस देने शुरू कर देती है। कोई पर्सन एंग्जाइटी में आके बेहोश भी हो जाता है। कोई पर्सन बहुत ज़्यादा, जब सीरियस एंग्जाइटी अटैक्स आते हैं, जिनको हम पैनिक अटैक्स बोलते हैं, अभी पढ़ेंगे पैनिक डिसऑर्डर, तो पर्सन जो होता है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल सिचुएशन में पहुंच जाता है। अब हम आते हैं आपकी बुक में, जहाँ पर एंग्जाइटी डिसऑर्डर पेज नंबर 76 पर है। आप अपनी बुक क्विकली ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 76 पर एक कंडीशन दी हुई है। ये दिखाते हैं कि एक वन डे वाइल ड्राइविंग होम, डेब जो था उसकी हार्ट बीट बढ़ गई थी। यहाँ पे कुछ सिम्टम्स दिखाए गए हैं कि शॉर्ट ऑफ ब्रेथ होने लगी, स्वेटिंग होने लगी, ड्यू टू वट एवर द रीज़न, जो भी सिचुएशन रही थी उसकी वजह से। तो ऐसे में क्या है, ये कुछ सिम्टम्स हैं। जब हम ये देखते हैं कि पर्सन एंग्जाइटी में होता है तो ये कुछ सिम्टम्स हैं। अब आप ये सोचोगे कि पर्सन स्ट्रेस में होता है तो भी ऐसा होता है, तो हम ये कह सकते हैं जो एंग्जाइटी है वो स्ट्रेस का एक और आगे का स्टेप है, एक और बड़ा लेवल का है। मतलब स्ट्रेस होना तो केवल उस सिचुएशन के बारे में फोकस्ड होना होता है, लेकिन एंग्जाइटी में हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा रिएक्शन देने लग जाती है। स्ट्रेस में हम उतना ज़्यादा नहीं देते हैं, या लेकिन जब हम स्ट्रेस वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो हम उसको भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम की तरह से पढ़ रहे थे। वो तो हम पढ़ेंगे क्योंकि हमें अंडरस्टैंड करना है हर चीज़ को बहुत माइन्यूटली। लेकिन एंग्जाइटी जो है वो स्ट्रेस के बहुत ज़्यादा बढ़ जाने पर हमारी बॉडी का डिफरेंट रिएक्शन देना ही एंग्जाइटी होता है। अब हम आते हैं सेकंड पैराग्राफ पे, जहाँ से हमारी एक बात स्टार्ट होती है। वी एक्सपीरियंस एंग्जाइटी व्हेन वी आर वेटिंग टू टेक एन एग्जामिनेशन और टू विजिट अ डेंटिस्ट और इवन टू गिव अ सोलो परफॉर्मेंस। छोटे मोटे काम हम जब करते हैं अपनी लाइफ में, छोटी छोटी चीज़ों में भी हम कुछ नर्वसनेस फील करने लगते हैं, वो भी एंग्जाइटी है। जब हम किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, मान लीजिए एक ग्रुप में टीचर ने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया और वहाँ पर आप घबरा गए कि कैसे आंसर दें, तो आपको वहाँ पर जो नर्वसनेस हो गई है, आपका हार्ट बीट बढ़ गई है, या फिर आपके मुंह से वर्ड्स नहीं निकल पा रहे हैं, वो भी आपकी एंग्जाइटी को दिखाते हैं। करेक्ट? दिस इज़ नॉर्मल एंड एक्सपेक्टेड एंड इवन मोटिवेट्स अस टू डू आवर टास्क वेल। ऑन द अदर हैंड, हाई लेवल ऑफ एंग्जाइटी दैट आर डिस्ट्रेसिंग एंड इंटरफेयर विद इफेक्टिव फंक्शनिंग इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एन एंग्जाइटी डिसऑर्डर।
हमने कई बार ये बात अब तक करी है जिसमें हम ये कहते हैं कि कोई भी डिसऑर्डर तब बनता है जब वो नॉर्मल केस में डील नहीं हो पाता। जैसे यहाँ पर भी हम बहुत सारी बातें कह रहे हैं कि हम एग्जामिनेशन देने जाते हैं, हम कोई परफॉर्मेंस देने जाते हैं, या मैं आपसे क्लास में कहती हूँ कि चलो भाई आज आपका टर्न है, आप प्रेजेंटेशन दोगे, तो बेसिक नर्वसनेस होना इज़ ओके, वहाँ पर एंग्जाइटी होना इज़ ओके, वो भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने स्ट्रेस में पढ़ा था कि यू स्ट्रेस, जो स्ट्रेस होता है अगर पॉजिटिवली चैनलाइज हो जाए तो वो यू स्ट्रेस है, अगर वो नहीं हो पाता है तो वो डिस्ट्रेस बनता है। बिल्कुल उसी तरीके से एक बेसिक एंग्जाइटी का होना इज़ ओके, वो हमारे लिए उतनी हार्मफुल नहीं है। हो सकता है उस टेंशन में, उस प्रेशर में आके हम अच्छा परफॉर्म कर दें। हम एग्जामिनेशन से पहले अगर बिल्कुल बेफिक्र होकर चले जाएंगे तो क्या पता हम ओवर कॉन्फिडेंस में आके गड़बड़ भी कर दें। तो ये वाली चीज़ है कि वो उतनी बेसिक एंग्जाइटी होना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन अगर वो एंग्जाइटी इतनी बढ़ जाए कि हम एग्जामिनेशन लिखने में हमारे हाथ कांपने लगें कॉपी के ऊपर, या हम फेंट होने लगे, या हमारा स्टमक अपसेट हो जाए, तो आप खुद ही सोचिए कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम किसी भी प्रॉब्लम को डिसऑर्डर कब कहते हैं, उसके लेवल को देख के कहते हैं कि वो सिचुएशन कितनी हार्मफुल होती जा रही है। अगर नहीं हो रही है तो ज़रूरी नहीं है वो डिसऑर्डर हो। हमने बहुत सारे डिसऑर्डर में ये चीज़ कई बार डिस्कस करी है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं, जैसे हेलुसिनेशंस की हमने बात की, हमें होती हैं, हम फील करते हैं छोटी मोटी चीज़ें। हमने और भी बहुत सारे बिहेवियर्स में ये बात करी, ऑब्सेसिव बिहेवियर में बात करी, कंपल्सिव बिहेवियर में बात करी कि छोटा मोटा लेवल पर ही होता है, चलता है, इट्स ओके। लेकिन वो एबनॉर्मैलिटी हो जाती है जब, तब वो डिसऑर्डर की स्टेज पे पहुंचता है। तो हर एक प्रॉब्लम को ऐसे भी स्टडी नहीं करना है कि वो एकदम हमें हार्मफुल ही सिचुएशन है, हमें उसके लेवल्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उसकी स्टेजेस को समझना पड़ेगा कि हर चीज़ इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं होती है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि एंग्जाइटी कब एक डिसऑर्डर बनता है, जब ये एंग्जाइटी हार्मफुल स्टेज में पहुंच जाती है, जब हमारी बॉडी ज़्यादा रिएक्शन करने लगे, हम थोड़ा सा घबराए, हमारे हाथ कांपे इज़ ओके, लेकिन जैसे ही हमने प्रेजेंटेशन स्टार्ट करी फिर हम उसे करने लगे। लेकिन अगर हम वो प्रेजेंटेशन ही नहीं दे पाए, हाथ इतने ज़्यादा कांपे, इतनी वॉइस हमारी घबराने लगी कि हमने क्या किया, हम अपनी ऑनलाइन क्लास से एग्ज़िट कर गए, या फिर हमने अटेंड ही नहीं करी क्लासेस डर के मारे कि भाई हमसे तो गड़बड़ी हो जाएगा। तो ये दिखाता है कि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस की कमी, हम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम है। चलिए बुक की तरफ वापस आते हैं कि ऑन द अदर हैंड हाई लेवल ऑफ एंग्जाइटी दैट आर डिस्ट्रेसिंग एंड इंटरफेयर विद इफेक्टिव फंक्शनिंग इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एन एंग्जाइटी डिसऑर्डर, the most common category of psychological disorder. Also it is a common symptom of so many disorders. आप जितने भी disorders देखेंगे, पढ़ेंगे, आगे आपको मालूम चलेंगे, आप नोटिस करेंगे कि भाई ये तो इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, ये तो सभी में है, ये अपने आप में क्या डिसऑर्डर है, तो जाने कितने सारों का सिम्टम्स है ना। आगे ये कहते हैं, बहुत सारे देखिए इस वाले पैराग्राफ में इनकी चीज़ों की बात करते हैं कि अगर एंग्जाइटी की डेफिनेशन की बात करें, द टर्म एंग्जाइटी इज़ यूजुअली डिफाइंड एज अ डिफ्यूज वेग वेरी अनप्लेजेंट फीलिंग ऑफ फियर एंड एप्रीहेंशन। बहुत सारी स्टेजेस में दिखती है, जब हम डर रहे हैं तो एंग्जाइटी हो सकती है, जब हम पैनिक हो रहे हैं तो एंग्जाइटी हो सकती है, जब हम नर्वस हो रहे हैं तो भी एंग्जाइटी हो सकती है। तो एंग्जाइटी के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जो यहाँ पे लिखे भी हैं, रैपिड हार्ट रेट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डायरिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, फेंटिंग, और बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब ये कहते हैं कि जो टाइप्स ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर हैं वो क्या हैं, तो उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर। इसको आप इस एंग्जाइटी डिसऑर्डर का फर्स्ट पार्ट मार्क कर सकते हैं। जैसे एंग्जाइटी डिसऑर्डर को आपने फर्स्ट मार्क करा है तो ये उसका फर्स्ट हो गया, मीन्स ए पार्ट आप मार्क कर सकते हैं। जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर क्या होता है, इसमें बहुत सारे ऐसे वेग थॉट्स, ऐसे इंटेंस फियर जो भी किसी दैट आर नॉट अटैच टू एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। द सिम्टम्स इंक्लूड वरी एंड एप्रीहेंसिव फीलिंग्स अबाउट द फ्यूचर, हाइपर विजिलेंस विच इन्वॉल्व्स कॉन्स्टेंटली स्कैनिंग द एनवायरनमेंट फॉर डेंजर्स। जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर में वो सारी एंग्जाइटी के लेवल्स जो बहुत जनरल लेवल पर होते हैं, बेसिक लेवल पर होते हैं, उसको हम जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। ये कहते हैं कि ऐसे इंटेंस फियर दैट आर नॉट अटैच टू एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, किसी बहुत बड़ी बात का डर नहीं है, कोई बहुत बड़ी सिचुएशन नहीं है जिससे डर लग रहा है इंसान को, लेकिन फिर भी उसको एंग्जाइटी हो रही है, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है। कई बार आपको ऐसा भी लगता है ना कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चीज़ हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो वो कई बार ऐसा होता है कि वो जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है। ये एक बेसिक होता है, सबसे बेसिक अगर एंग्जाइटी डिसऑर्डर की हम बात करें तो वो जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर ही होता है, जिसमें पर्सन क्या करता है, इट इज़ मार्क्ड बाय मोटर टेंशन एज अ रिजल्ट ऑफ विच द पर्सन इज अनेबल टू रिलैक्स, इज रेस्टलेस एंड विजिबली शेकी एंड टेंस। जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर में जो पर्सन होता है वो बहुत सारा अपना बॉडी की एक्टिविटीज़ को नहीं कर पाता,
रेस्टलेस फील करता है, हमेशा घबराहट बेचैनी रहना, करना है, मालूम है बहुत सारी चीज़ें करनी है मगर हो नहीं रही हैं, तो वो चीज़ें हमारी बॉडी इस तरह से उसके अगेंस्ट रिटेलिएट करती है सिचुएशन के अगेंस्ट कि वो कुछ कर भी नहीं पा रहा है और चीज़ें सॉर्ट भी नहीं हो पा रही हैं। तो हम हमेशा बेचैन रहने वाली स्टेज, घबराहट रहने वाली स्टेज जो होती है वो एक एंग्जाइटी होती है, जिसको हम कहते भी हैं कॉमन एंग्जाइटी जिसे कहते हैं, वही जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर है और कुछ भी नया नहीं है। उसके बाद आता है पैनिक डिसऑर्डर, इसको हम क्या मार्क करेंगे, सेकंड। जैसे हमने जनरलाइज को फर्स्ट मार्क किया, पैनिक डिसऑर्डर इसके अंदर ही सेकंड हो गया। ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर का दूसरा टाइप है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि विच कंसिस्ट ऑफ रिकरेंट एंग्जाइटी अटैक्स इन विच द पर्सन एक्सपीरियंसेस इंटेंस टेरर। बहुत ज़्यादा घबराहट हो जाना। देखिए अगर हम दोनों के को कंपेयर करें तो कंपैरिजन लेवल का है। जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर में हमने कहा इट्स जनरल बेसिक, है ना, कहते कि जनरल टॉपिक पे बात करेंगे तो मतलब समथिंग विच इन विच ऑल कैन पार्टिसिपेट, ऐसी चीज़। तो जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर का भी कुछ ऐसा ही कंसेप्ट है। पैनिक डिसऑर्डर एक बड़ी लेवल की बात करता है, बड़े स्टेज की बात करता है। अ पैनिक अटैक डिनोट्स एन एब्रप्ट सर्ज ऑफ इंटेंस एंग्जाइटी राइजिंग टू अ पीक व्हेन थॉट्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्टिमुलाई आर प्रेजेंट। किसी पर्टिकुलर चीज़ से बहुत ज़्यादा डर जाना, बहुत ज़्यादा घबराहट हो जाना, जैसे कि मान लीजिए कोई टेररिस्ट अटैक हो जाता है, उस सिचुएशन में इंसान पैनिक होगा, उसको बेसिक एंग्जाइटी नहीं होगी कि अरे टेररिस्ट आने वाले हैं, ऐसा नहीं सोचेगा वो, क्या आएगा मिलेंगे हम पार्टी करेंगे टेररिस्ट के साथ, ऐसा नहीं सोचेगा ना। वो क्या सोचेगा, वो घबरा जाएगा कि पता नहीं अब क्या होगा। उस पर्टिकुलर सिचुएशन की वजह से उसको जो थॉट्स क्रिएट होंगे, घबराहट, डर होगी, वो पैनिक डिसऑर्डर हो जाएंगे। तभी तो हम जब किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में होते हैं तो हम पैनिक होते हैं, कहते हैं ना कि पैनिक मत हो, पैनिक तभी तो कहते हैं मत हो जब वो कोई सिचुएशन किसी पर्टिकुलर बात पर फोकस्ड होती है। Such thoughts occur in an unpredictable manner. The clinical features include shortness of breath, dizziness, trembling, palpitation means घबराहट हो जाना, choking, nausea, chest pain और discomfort। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें दिखाते हैं, लेकिन सभी का जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा खासा हाई होता है। बहुत ऐसा नहीं है कि नॉर्मल लेवल पे डिजीनेस हो रही है, बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है। तो ये चीज़ें जब होती हैं हाई लेवल पर तब हम उसको बोलते हैं पैनिक डिसऑर्डर। अब हम बात करेंगे फोबियाज़ की। फोबियाज़ तो बहुत कॉमन सी चीज़ है, हम बचपन से ही बहुत सारे फोबियाज़ के बारे में सुनते आए हैं। फोबियाज़ भी बड़े अनलिमिटेड हैं, बड़े सारे नाम रहते हैं फोबियाज़ के, जो कई बार बच्चे कहते हैं कि हमें याद भी नहीं होते हैं। खैर उन सब से हमारा कोई काम नहीं है। हमें फोबियाज़ को, फोबिया भी एक काइंड ऑफ एंग्जाइटी हमें देते हैं। जो काम से हमें डर लगता है, अगर हमें वही काम करने को कहा जाएगा कि आपको मान लीजिए डॉग के पास जाने में डर लगता है, फोबिया है आपको, और आपसे कोई आपको खूब सारे डॉग्स के बीच विजुअलाइज करने को कहे तो आप घबरा जाओगे, एक बेचैनी सी हो जाएगी। इसी वजह से एंग्जाइटी डिसऑर्डर के अंदर आता है। तो फोबियाज़ क्या होते हैं, हमारे कुछ इरेशनल फियर्स होते हैं जो कि किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स, पीपल या सिचुएशन से रिलेटेड होते हैं। जैसे किसी पर्सन को हाइट से डर लगता है, किसी को पानी में जाने से डर लगता है, किसी को कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस को टच करने में डर लगता है ना, या कोई भी चीज़ हो सकती है। किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को लेके हमारे डिफरेंट फोबियाज़ होते हैं। लेकिन फोबियाज़ के केस में क्या होता है, ये तभी जनरेट होते हैं जब वो पर्टिकुलर सिचुएशन हमारे सामने आती है। जैसे किसी को हाइट का फोबिया है, तो जब वो हाइट पर जाएगा ना, या जाने वाली सिचुएशन आएगी, तभी उसको घबराहट होगी। अब आप ये सोच सकते हैं कि ऐसे तो एंग्जाइटी और पैनिक भी तभी होते हैं जब सिचुएशन आती है, राइट। लेकिन उसका इफ़ेक्ट रह सकता है, फोबियाज़ का इफ़ेक्ट नहीं रहता। फोबियाज़ जिस सिचुएशन में हम होते हैं उस सिचुएशन में ही हम फील करते हैं। अगर हम हाइट पर हैं तो हम घबराएंगे, जब हम नीचे आ जाएंगे तो हम नॉर्मल फील करेंगे। लेकिन पैनिक डिसऑर्डर और जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर में क्या होता है, ये लंबा चलने वाली सिचुएशंस होती हैं। भाई कोई प्रॉब्लम होती है तो वो होती थोड़ी ना सॉल्व हो जाती है। अगर वो होती सॉल्व हो जाएगी तो फिर क्या ही पैनिक डिसऑर्डर है और क्या ही जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर। वो तो थोड़ी देर रुकेगी ना प्रॉब्लम हमारे पास, तभी तो हम इतना ज़्यादा घबराहट, हमारी टेंशन से और ज़्यादा हालत ख़राब होगी, ये सब होगा। तो फोबियाज़ में क्या होता है, इंसान को एंग्जाइटी तो होती है बट इट इज़ फॉर द टाइमिंग, जब तक वो सिचुएशन रहेगी। अगर आपको पर्टिकुलर, मान लीजिए आपसे कुछ भी चीज़ ऐसी कही जाए जो आपको पसंद नहीं है, आपको बोला जाए कि आपको एक ज़िंदा फिश को खाना है, ठीक है। एक तो ये मान लेते हैं कि आप वेजिटेरियन है, दूसरा मान लेते हैं अगर आप नॉन वेजिटेरियन भी हैं तो आप एक ज़िंदा ऐसे फिश को उठा के एकदम से नहीं खा सकते। अगर आपको कुछ भी एक्वेटिक एनिमल्स का या इन चीज़ों का भी किसी का डर है,
या आपसे कह दीजिए कि एक फ्रॉग को खाइए, इमेजिन कितना गंदा सा एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, बट स्टिल आपको मैं वो फोबिया क्रिएट करना चाह रही हूँ आपके माइंड में, इसलिए ऐसा एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो आपको वो चीज़ एकदम से इरिटेशन क्रिएट करेगी माइंड में, एक घबराहट, एक बेचैनी की ये क्या मैम बोल रही है, ये कैसे फ्रॉग कैसे खा सकते हैं हम, है ना, लिजर्ड कैसे खा सकते हैं हम, और ज़्यादा एग्जाम्पल गंदा हो गया। तो इस सिचुएशन में जो आपको एंग्जाइटी हुई ना, वो उसी के लिए हुई। अगर हम यहाँ से इस टॉपिक से हट गए, इस बात से हट गए, तो वो चीज़ नहीं रही। तो फोबियाज़ बेसिकली यही होते हैं। अब फोबियाज़ में होता क्या है, फोबियाज़ भी कई सारे टाइप के होते हैं जो कि आपकी बुक में दिए हुए हैं। आप इन सब की रीडिंग करेंगे साथ में, और फोबियाज़ को आप क्या मार्क करेंगे, थर्ड सी। पीपल हु हैव फोबियाज़ हैव इरेशनल फियर्स रिलेटेड टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स। और ये कहते हैं कि फोबियाज़ ऑफन डेवलप ग्रेजुअली और बिगिन विद अ जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर। फोबियाज़ में पहले हमें एक बेसिक एंग्जाइटी स्टार्ट होती है और सिचुएशन के ख़त्म होने के साथ वो ख़त्म हो जाती है। अब अगर हम फोबियाज़ के टाइप्स की बात करें तो स्पेसिफिक फोबियाज़, सोशल फोबियाज़ एंड एग्रोफोबियाज़। अब स्पेसिफिक फोबियाज़ क्या होते हैं, ये सबसे ज़्यादा कॉमनली होने वाले फोबियाज़ होते हैं। इसमें हमारे वो सारे इरेशनल फियर्स होते हैं, जैसे कि किसी एनिमल का डर, हाइट का डर जो मैंने अभी बताया, कोई भी चीज़, कुछ भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक नाम है ना स्पेसिफिक फोबिया, तो फोबिया भी स्पेसिफिक चीज़ों को के ही बारे में होगा। बड़ी सिंपल सी बात है कि स्पेसिफिक फोबिया क्या होंगे। जैसे मान लीजिए आपको कुछ भी ले लेते हैं, आपको पानी में जाने से बड़ा डर लगता है, तो ये पानी में ही जाने से डर लगता है आपको। आप पहाड़ों पे चले जाओगे तो आपको डर नहीं लगेगा, राइट। तो ये आपका स्पेसिफिक फोबिया हो गया, जो केवल पानी में जाने से आपको डर लगता है। तो ऐसा कोई भी फोबिया जो होता है वो स्पेसिफिक फोबिया होता है। इसीलिए तो ये कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा कॉमनली ये होते हैं, क्योंकि अगर मैं भी आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ तो वही चीज़ का भी दे रही हूँ। फिर ये कहते हैं कि सोशल फोबिया, जिसको इन्होंने एग्रोफोबिया का नाम दिया है, जब लोग एक किसी अनफेमिलियर सिचुएशन में जाने से डरते हैं। जैसे आपकी मॉम ने कहा कि बेटा अब आपकी नई कोचिंग स्टार्ट हो रही है, अब आपको रोज़ वहाँ जाना है, तो आपको लग रहा है कि पता नहीं कौन कौन वहाँ पे बच्चे होंगे, कौन टीचर होंगे, मैं किसी को नहीं जानती। तो अब आप ये समझिए कि इस अनफेमिलियर सिचुएशन से आप एक टाइम के बाद तो फेमिलियर हो जाएंगे ना, तो जब आप फेमिलियर हो जाएंगे वहीं पे ये फोबिया भी खत्म हो जाएगा। आप भी सोचिए, अगर आप में से कोई भी पर्सन जो होता है वो किसी सिचुएशन से डरता है, किसी नई सिचुएशन में जाने से घबराता है, तो वो सिचुएशन हमेशा थोड़ी ना नई रहती है, थोड़े टाइम के बाद वो हम उसमें एडजस्ट हो ही जाते हैं। तो यही फोबियाज़ होते हैं जो उतनी टाइम के लिए रुके रहेंगे जितनी देर हमें वो बात लगेगी, जहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व वहीं पे बात ख़त्म। तो ये हो गया एग्रोफोबिया की, किसी भी नई सिचुएशन में जाने से डरते हैं। ये कब हो सकता है, जैसे स्टूडेंट्स जो होते हैं, बच्चे होते हैं छोटे, वो स्कूल जाने से डरते हैं तो उनको एग्रोफोबिया की सिचुएशन होती है वो। हालांकि हम ऐसा कहते नहीं है कि देखो हमारे बच्चे को एग्रोफोबिया है, ऐसे कोई कहता है, कोई नहीं कहता, लेकिन आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि वो एक सिचुएशन एग्रोफोबिया को दिखाती है। इस सिचुएशन में जो पर्सन होता है वो किसी भी नई सिचुएशन में जाने से डरते हैं। अच्छा, सोशल फोबिया को हमने थोड़ा मिस कर दिया बीच में, कि इंटेंस एंड इनकैपेसिटेटिंग फियर ऑफ एम्बैरसमेंट व्हेन डीलिंग विद अदर कैरेक्टराइजेज सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर विच इज़ कॉल्ड सोशल फोबिया। किसी भी होता है ना, जो लोग थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, वो नई सिचुएशन में नए लोगों से इंटरेक्ट करने पर सोशल लेवल पर जितने भी टाइप की एम्बैरसमेंट टाइप का फील होने लगता है, या कोई भी ऐसा फियर होता है कि हम नहीं बोल पाएंगे, किसी से बात नहीं कर पाएंगे, ऐसी सिचुएशन का होना सोशल फोबिया को दिखाता है। सोशल फोबिया इंट्रोवर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा होता है, इस वजह से वो लोग अपने को अपना रिजर्व भी रखना चाहते होते हैं। ये कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन हाँ, जो लोग इससे डील कर लेते हैं दे आर वेरी मच ओके। कुछ लोग इस सिचुएशन में बड़ा गिव अप कर देते हैं कि हम तो कुछ भी हो जाए नहीं डील कर सकते। तो बेसिकली ये हो गया सोशल फोबिया। नाम ही है ऐसा है, नाम से ही आप आसानी से समझ जाओगे। और एग्रोफोबिया क्या हो गया, जब भी किसी सिचुएशन में, कोई नई सिचुएशन में जाने से हम घबराते हैं तो वो एग्रोफोबिया हो जाता है। जैसे कि गर्ल्स को मैरिड लाइफ में एंटर करने में, बॉयज़ को मैरिड लाइफ में एंटर करने में जो फोबिया रहता है कि पता नहीं इसके बाद हमारी लाइफ कैसी होगी, क्या होगा। अनफेमिलियर सिचुएशन होती है ना, कि कोई भी पर्सन पहली बार ही शादी कर रहा होता है तो उसको तो नहीं पता होता कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जाने से पहले जो पर्सन घबराता है उसको हम एग्रोफोबिया कहते हैं। तो ये तो हो गया फोबियाज़। एंड सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर को भी क्विकली कवर कर लेते हैं, से नेक्स्ट ऑडियो में है बट फिर भी कवर कर लेते हैं, कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जिसको हम मार्क करेंगे फोर्थ एंग्जाइटी डिसऑर्डर में, ये है, ये एक ऐसा टाइप ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है जिसमें पर्सन सेपरेट होने से डरता है। थोड़ा सा फ़र्क है, अनफैमिलियर सिचुएशन में और सेपरेट होने में फ़र्क है। बच्चा थोड़ी देर के लिए नई जगह पर जा रहा है तो वो उसको जो होगा वो सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर भी फील हो सकता है,
और एक फोबिया भी हो सकता है कि वो नई सिचुएशन में जा रहा है। हालांकि सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर इतनी छोटे लेवल पे नहीं होता। अब जिसका नाम डिसऑर्डर है वो छोटी मोटी बात तो होगी नहीं, लेकिन बच्चों के साथ ये चीज़ देखी जाती है कि बच्चे क्या होते हैं, अलग होने के डर से घबराते हैं। उनको अगर बोला जाए कि वो हॉस्टल में जा रहे हैं तो दे हैव अ फियर कि अब हम परमानेंटली जा रहे हैं। थोड़ी देर के लिए तो कोई कहीं जाता है तो खुशी होता है कि चलो जाएंगे, घूम के आएंगे, जॉय करेंगे, ऐसा माइंड सेट होता है। लेकिन जब लंबे टाइम के लिए कोई कहीं जा रहा होता है तो वहाँ पे सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। अच्छा, जो मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल दिया कि जो गर्ल्स होती हैं, इफ़ दे आर एंटरिंग इन अ न्यू लाइफ सिचुएशन, सो दे मे हैव अ सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर, बिकॉज देन द गर्ल्स नो इट वेरी वेल दैट दे विल नॉट बी कमिंग बैक टू देयर पेरेंट्स या टू देयर सिबलिंग्स। उस लाइफ में वो वापस नहीं आ पाएंगी, तो उस चीज़ से वो हमेशा के लिए सेपरेट हो रहे होते हैं। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ डिसऑर्डर जिसके साथ जो लोग डील कर लेते हैं वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर उसी में स्टक रहते हैं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर इसी चीज़ में स्टक रहेंगे कि हम तो सेपरेट ही हो गए, आने वाली सिचुएशंस को एंजॉय नहीं करते, तब वो प्रॉब्लम है। आप ये समझिए कि कोई भी प्रॉब्लम तब है जब वो ज़्यादा ही ट्रबल क्रिएट करने लग जाए। अगर वो हैंडल की जा सकती है तो वो कभी एक प्रॉब्लम नहीं है। करेक्ट? तो ये चीज़ हो गई। तो ये हो गया सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर। ऑलराइट, तो इतना हमने एंग्जाइटी डिसऑर्डर को इस पूरे ऑडियो में कवर कर लिया। आई होप यू मस्ट हैव गॉट इट। थैंक यू।